स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे सक्षमता परीक्षा में गणित में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सक्षमता परीक्षा में जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पहले बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो मैथ के प्रश्न आए हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5x एवं सबसे छोटी संख्या 3x। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या के 52 के योग के बराबर है। तो 4x प्लस का लिखेंगे हम 52। अब आते हैं प्रश्न, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या के 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? माना कि संख्या बराबर x, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 5 3 8x बराबर 4x प्लस 52। 4x अगर आएगा इधर तो 8x माइनस 4x बराबर 52, या 8x में से 4x जाएगा तो 4x बराबर होगा 52 और x 52/4 डिवाइड बाई 13, यानी x का वैल्यू कितना हुआ? 13। प्रश्न हमारा पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 3 है, इसलिए 3x बराबर 39, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39 सही है। ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 2 के पावर 2n-1 इक्वल 1/8 के पावर 9-3 हो तो n का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न को सबसे पहले बनाएंगे, तब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, मालूम होगा आपको कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/ये एक घातांक का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार 2 के पावर 2n-1 इक्वल 2 के पावर 3 इक्वल टू -n-3। ये कैसे बना? तो यदि इनवर्स में कोई घात रहे तो क्या हो सकता है? बटा में। यदि बटा में रहेगा तो क्या होगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो 1/8 लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। ये 2 के पावर 3 यदि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 के पावर -3। इसी प्रकार इस प्रश्न को 8 के पावर 9-3, 8 के पावर n-3, तो यदि हम हर से अंश में बदलेंगे तो इस प्रकार बदलेगा। तो 2 के पावर 2n-1 इक्वल टू 2 के पावर, यह हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्यों? ये आप मालूम होगा कि a के पावर x के पावर y बराबर a के पावर x इंटू y होता है। तो 3 में गुना करेंगे तो -3n, -3 में 3 से 9, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया। जब बेस समान रहे तो पावर इक्वल होता है। 2n-1 इक्वल टू -3n-9। अब पक्षांतर करेंगे, चर को एक साथ और अचर को एक साथ लिखेंगे, तो 2n प्लस 3n बराबर -9 प्लस 1 होगा। 5n बराबर
यहाँ माइनस छोटी जगह था, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 होगा, तो 9 प्लस 1 इक्वल 10, 5 टू जा 10, n बराबर 2। इस प्रकार यदि n का मान हम 2 रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। n का मान 2 रखने पर बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा यह कठिन प्रश्न है, लेकिन उम्मीद है कि इससे आसान प्रश्न सचेतना परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बीपीएससी का प्रश्न है तो थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का बंटवारा किया गया है। ए बी सी डी को कुछ अनुपात में वितरण किया गया है। यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? तो हम शॉर्ट बनाना चाहेंगे, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है। ए का अनुपात 5, बी का अनुपात 2, सी अनुपात 4, डी अनुपात 3। इससे सीधा संबंध है कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। बोला है यदि सी को डी से 1000 अधिक मिलते हैं, यानी सी एवं डी का अंतर, तो 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। 1 का अंतर कितना है? 1000। तो पूछा है बी का हिस्सा क्या है? तो बी का हिस्सा कितना है? 2। तो 1 का वैल्यू 1000, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2000 रुपया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये होंगे। सीधा संबंध है कि 4-3 का डिफरेंस कितना है? 1। वही 1 का डिफरेंस कितना इसको ज्यादा मिल रहा है? 1000। तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा, बी का कितना मान है? 2। 1 का वैल्यू यदि 1000 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2000 रुपये होगा। इस प्रकार सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि यदि P का 30% Q का 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार QP का कितना प्रतिशत है? इस सवाल को हम लोग समीकरण पे रख के बनाएंगे तो सावधानी होगी। यदि P का 30%, P का 30% Q का 40% में जोड़ दिया जाए, यानी कि P का 30% और 40 का Q का 40% जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। सवाल जैसे बोला है वैसे लिख दिया गया है। अब इसको हम बनाते हैं, तो P गुणे 30/100 जोड़ Q गुणे 40/100 बराबर Q गुणे 80/100। यहां अगर हम चाहेंगे तो Q का मान दाएं साइड भेज सकते हैं, तो 30P/100 बराबर हो जाएगा 80Q माइनस 40Q/100। 100 से 100 काटेंगे तो क्या होगा? 30P बराबर हो जाएगा 40Q। यहां से P/Q किया जाए तो 40 क्या निकलेगा? 30 निकलेगा। 0 से 0, P का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू कितना हुआ? 3। पूछा है Q P का कितना प्रतिशत है, यानी Q P का कितना प्रतिशत है? तो Q का वैल्यू 3, P का वैल्यू 4, इंटू कितना? 100। 4 से कटेगा 100, 25 बार में 25 3 75, यानी जो Q का हिस्सा है वह कितना है? तो 75% है किसके? P के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75%। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपया है और Q और R की औसत मासिक आय 6250 रुपया यानी 6250 रुपया है, तथा PR की मासिक औसत आय 5200 है, तो P का मासिक आय क्या है?
इस प्रश्न को हम ऐसे बना सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तीनों का अमाउंट हम जोड़ लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों का अमाउंट जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 5,050 रुपया प्लस 6250 रुपये प्लस 5200 रुपये। इसको हम ये जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 0 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 5 5 10 6 16,500 आएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 0 0 0 5 5 10 के 0 हाथ में 1 0 2 2 4 1 5 5 5 10 6 16। ठीक है, यहाँ देखिए 1 पी 2 पी, 1 क्यू 2 क्यू, आर क्यू, यानी 2 पी, ऐसे यहाँ आएगा कि 2p प्लस 2q प्लस 2r। प्रत्येक जो सदस्य है वह दो बार आ रहे हैं, p 2 बार आ रहा है, q 2 बार और r 2 बार। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, p प्लस q प्लस r बराबर 16,500। एक 2 से डिवाइड कर दें, p प्लस q प्लस r बराबर 8250 रुपये, यानी कि तीनों व्यक्ति का कितना पैसा हुआ, तो 8,250 रुपये हुआ। अब P की मासिक आय पूछा है, यानी ओनली P का कितना रुपया मिलता है। तो हम यदि P का निकालना हो तो 8250 में से हम QR की वैल्यू निकाल दें तो हमारा P का मान निकल जाएगा। तो QR का वैल्यू कितना है, तो Q और R का मान कितना है, 6250 रुपया। तो इसमें से हम 8250 में से 6250 रुपया क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे तो हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0 0 0 और कितना आएगा 2। इस प्रश्न का कितना आएगा, P का वैल्यू 2000 रुपया, जो इस प्रश्न में नहीं दिया है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, 2000 रुपये होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली एक बात है कि इसमें औसत रुपये दिया है, P और Q की औसत मासिक आय दिया है, यानी जो भी अमाउंट आएगा वह डबल आएगा। तो यानी यह 2000 रुपये इसकी मासिक आय नहीं है, यानी कि इसका P का वैल्यू कितना होगा, 4000 रुपये इसका होगा। इस प्रश्न का सही आंसर 4000 होगा, क्योंकि इसमें औसत आयु की बात कर दिया गया है। औसत मासिक आय, जो भी पैसा है उनकी औसत है। दो व्यक्तियों की इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 रुपये होगा। ध्यान से एक छूट गया था कि इसमें बोला था औसत जो मासिक आय है वो छूट गया था, इसलिए सॉरी। जो औसत अगर इसकी आय निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 रुपये होगा, 4 रुपये होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 50 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यह प्रश्नावली 3 का प्रश्न है, यानी कि क्लास 10th में जो समीकरण होते हैं उस पर आधारित प्रश्न है। तो हम एक सही मानक बनाएंगे। माना कि, मानते नहीं है, समय लगेगा। माना कि रमेश की उम्र x तथा राजीव की उम्र y हो। तो प्रश्न से 10x x-10 बटे y-10 बराबर 1/3, यानी रमेश की उम्र 10 वर्ष पहले और राजीव की उम्र 10 वर्ष पहले, उनका अनुपात कितना था, 1/3।
यदि सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 30 बराबर y माइनस 3 बाई सेम करेंगे तो होगा 3x माइनस 30 बराबर y माइनस 10। 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10 प्लस 30, तो 3x माइनस वाई बराबर 30 में से 10 कितना आता है 20। समीकरण 1। पुनः अब से 5 वर्ष, मान लीजिए कि उसकी वर्तमान उम्र कितनी है x, अब से 5 वर्ष बाद सेम राजीव की उम्र 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 2/3 हो जाती है। हम कर लेंगे बाई CM बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 में x से 3x, 3 पचे 15, 2 में y से 2y, 2 पचे 10, तो 3x माइनस 2y बराबर 10 माइनस 15। 3x माइनस 2y बराबर माइनस 5। ये हुआ समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 एवं 2 से मान निकालेंगे। तो समी 1 घटाव 2 से हल करते क्या आता है, तो 3x माइनस वाई बराबर 20, 3x माइनस 2y बराबर माइनस 5, माइनस प्लस प्लस कट गया, 2y में से y गया तो क्या बचा y, और 5 में से 20 गया तो कितना आया 15, माइनस 20, ठीक है माइनस 15। यदि समी 1 में 25 हो जाएगा, 2y में से 1y गया कितना बचा y, यह माइनस अब बदल गया है प्लस में, तो 20 5 25, यानी कि y का मान कितना हुआ 50। तो अगर हम समीकरण 1 में y का मान क्या रखेंगे 25, तो y का मान अगर 25 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर 20, 3x माइनस 25 बराबर 20, तो 3x बराबर 20 जोड़ 25, 3x बराबर 45, तो x इक्वल टू 15। यानी रमेश की उम्र कितनी हुई 15 और राजीव की उम्र कितनी हुई 25। पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात बताएं, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, तो ये रमेश बटा राजीव की आयु का अनुपात 15/25 होगा। 5 3 15 50 25, अतः रमेश एवं राजीव के उम्र का अनुपात हुआ 3:5। इस प्रश्न का सही आंसर आएगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न का जवाब। 10 वर्ष पुरुष, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है जो समीकरण मान के बनाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न दिए थे बीपीएससी में, लेकिन इससे उम्मीद है कि इसमें अगर क्षमता में इस लेवल के प्रश्न आएंगे, लेकिन इसका असर थोड़ा सा कम ही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1, तो इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, n बराबर कुछ मान लेंगे 1 2 3 4 डैश डैश, माना पहला पद 1, दूसरा पद यह क्या है तीसरा पद है, तो स्थिति 1 में क्या होगा हमारा 2n प्लस 1 इक्वल टू 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 2 एकम 2 1 3। फिर स्थिति 2 में 2n प्लस 1, जहां मान n का मान क्या रखेंगे हम 2 गुने 2 जोड़ 1, 2 दूना 4 1 5। स्थिति तीसरी क्या होगी हमारी, तो 2n प्लस 1, 2 गुने n का मान 3 जोड़ 1,
2 तिहाई 6 व 1 7। पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद कितना है 7। तो तीनों पदों का योग, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद बराबर 3 जोड़ 5 जोड़ 7 इक्वल टू 15। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि अल्फा अल्फा बीटा गामा एक बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 23 के शून्यक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान है। ये तो आसान है, पहले चुन लेंगे प्रश्न में कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, यहां a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर -1 एवं d बराबर होगा 30। इसे a, b, c और d में व्यक्त किया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। तो c का मान क्या है -1, a का मान क्या है 1। 1 डिवाइड बाई 1 कितना होता है -1, यानी इस प्रश्न का सही आंसर -1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करती है, शेषफल क्रमशः 9, 10 तथा 11 देती है। वह कौन सी संख्या है जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित कर देती है, लेकिन शेष 9, 10, 11 बच जाती है या देती है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले जो शेष बच जाती है उस शेष को हम घटा लेते हैं। पहले 450 में से 9 शेष बचती है तो 441 हुआ। नेक्स्ट में 577 में से यदि 10 बचती है तो 567 हो जाएगी। नेक्स्ट 704 में से यदि 11 हम घटा दें तो 693 हो जाती है। अब यह जो संख्या है, यही संख्या को कोई ना कोई संख्या भाग करती है, यानी इन तीनों संख्या में वह कौन सी संख्या है जो सबको भाग कर सकती है। इसका मतलब कि हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी कि HCF निकालनी है। जब बड़ी संख्या की बात करें, जब भी किसी प्रश्न में बड़ी संख्या की बात करें तो हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे तो कौन सा तरीका है जिसमें HCF जल्दी निकाल जाएगा। तो अभाज्य फैक्टर्स या भाग विधि द्वारा हम HCF निकाल लेंगे। यदि किसी भी प्रश्न में छोटी सी छोटी संख्या पूछे तो लघुत्तम निकालते हैं, और बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे तो ज्यादातर महत्तम निकाला जाता है। उसी प्रकार इस प्रश्न में हम HCF निकालेंगे। तो 441 का हमारा फैक्टर्स होगा 11, 4 जा 4, 4, 1 इंटू डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 एकम 7। फिर 567 को हम गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 से 18 यही 54, 2 और 7, 3 9 27, 3 6 18 और 3 3 9, 3 से 21,
3 से 7। उसी प्रकार 693 को भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 3 सते 21, 3 सते 21, फिर हम भाग करेंगे 7 से 11, 7 11 जा 77 आता है। अब हम देखेंगे एसीएफ में क्या दिखाया जाता है कि वैसे फैक्टर्स जो सबसे बड़ी हो, यानी 3 सभी में है, फिर यह 3 सभी में है, फिर यह 7 सभी में है, यानी 3, 3 और 7 यही वह संख्या है जो सब में कॉमन है, यानी 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। ऐसे प्रश्नों को हम माइनस करके भी इन दोनों का अंतर निकाल के भी हम महत्तम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यह जो एचसीएफ बनाएंगे शॉर्ट तरीका से कैसे बनता है। आप लोग बता दें कि यह जो प्रश्न है वह बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था, तो इस पे हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करें ये मैंने बता दिया, लेकिन मैं अगले वीडियो में इससे शॉर्टकट यानी आसान तरीका में आपको मैथ बनाना सिखा दूंगा। अभी के लिए केवल प्रश्न को सॉल्व कराना मेरा मकसद है। आगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे बने इसका हम अभ्यास करेंगे। एक आदमी ने 10 महीने में 3300 की बचत की, पहले महीने के बाद हर महीने अपने पिछली महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की, उसने पहले महीने में कितनी बचत की? ये प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, पहले महीना यदि वह तुलना में पहले महीना मान लीजिए वह 100 रुपये बचत करता है, तो वह दूसरे महीना उससे ज्यादा 100 रुपये बचत करता है। एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की, अब पहले महीने के बाद हर महीने अपने पिछली महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की, तो उसने पहले महीने में कितने की बचत की पूछ रहा है। तो पहले मान लीजिए महीना कितना x, दूसरे महीना x प्लस 100, तीसरे महीना x प्लस 200, चौथे महीने x प्लस 300। उसी प्रकार यह सीरीज चलती रहेगी, x प्लस 500, x प्लस 600, x प्लस 700। हम यहाँ 10 माह जोड़ लेंगे, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह प्लस 10 माह, टोटल 10 माह हुआ। 10 माह बचत करने पर पैसा कितना बच रहा है? 33,000 रुपया। तो यह पूरी बचत बराबर क्या हो जाएगी हमारा? 33,000 रुपया हो जाएगा। तो हम जोड़ ले, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10x प्लस 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45, 10x बराबर 4500। तो 10x बराबर 33,000 माइनस 33,000 माइनस 4500 यदि हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 0 5, 13 में से 4 गया 9, ये हो जाएगा 2। अब 10x डिवाइड करेंगे x से, x बराबर हो जाएगा 0 0 0, 10 का 5 गया 5, 5 आ गया 8, सॉरी यहाँ 8 होगा, 2 8 5 0। यानी वह पूछ रहा है कि उसने पहले महीने कितने की बचत की। तो पहले महीने कितना बचत किया था जी? x बचत किया था। तो आपका सही जवाब कितना हुआ कि पहले महीने उन्हें 2850 रुपये बचत किया, फिर अगले माह 2950, फिर अगले माह 3050, फिर अगले माह 3150, वैसे करते करते उन्होंने 33,000 की बचत की थी। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3k - 1
x प्लस 4y बराबर 24। एक दूसरा समीकरण है कि 15x प्लस 20y बराबर 8k प्लस 13 के अनंत हल हो सकते हैं। यानी k का मान आप इस ऑप्शन में से क्या रखेंगे कि वह जो समीकरण है उसका जो हल होगा अनेक हल होगा। तो अनेक हल का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये शर्त क्या है? अनंत के लिए है। तो कह रहा है कि इसका अनंत हल होगा यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो हमारा a1 कितना है? तो 3k माइनस 1 यह हमारा a1 है और a2 कितना है? तो हमारा 15 है। उसी प्रकार b1 4 और b2 20 है। b1 4 और b2 20 है। अब हम YCM करेंगे तो 20 त्याई 60 k माइनस 1 इक्वल टू 15 चौका 60। 60 से 60 खत्म, k माइनस 1 बराबर 1, तो k बराबर 1 जोड़ 1 तो k बराबर 2। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ऐसे आसान आसान प्रश्न भी पूछे गए हैं। सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक है का योग है। यानी वैसी प्राकृत संख्या जिसका भाग 11 से लगे और वह 3 अंकी हो, टोटल संख्या का योग कितना होगा यह पूछा गया इस प्रश्न में। तो सबसे पहले जानेंगे 3 अंक की संख्या क्या होती है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब 11 से भाग करना है तो 100 को भाग कीजिए तो 11 9 99 एक आएगा। इसमें कुछ और अंक जोड़ने होंगे जो 11 और 9 यानी 20 इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा कट जाएगा। यानी 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 होता है। यानी सबसे छोटी संख्या 11 इंटू 10 बराबर 110, 11 इंटू 9 बराबर 99। यानी सबसे छोटी हमारी संख्या कितनी होगी? 110 होगी। ये हमारा एपी हो गया। एपी है 110। और यहां आपको बताते चले कि यदि 11 को भाग करेंगे, सॉरी 11 का गुना करेंगे 10 से तो 110 आएगा। 11 का गुना करेंगे 11 से तो 121 आएगा। 11 का गुना अगर 12 से करें तो 132 आएगा। यानी इसमें 11 प्लस 11 प्लस 11 की सीरीज चल रही है। यानी कि इसका सार्वअंतर कितना है? 11 है। तो हमारा ए का मान कितना हुआ? 110। पहला पद 110। डी यानी कि सार्वअंतर 121 माइनस 110 बराबर 11। ये हमारा क्या है? सार्वअंतर। हम निकालेंगे अंतिम पद क्या होगा। जब अंतिम पद हम मुझे मालूम चल जाए तो हम n का मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं 11 को भाग करेंगे 999 से, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। तो 11 9 99, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9। यदि 9 रिमाइंडर हटा दे तो यह संख्या पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी 9 से 90 पूरी पूरी भाग लग दे रही है। यानी कि अंतिम पद कितना होगा? 990। तो हमारा n का मान नहीं मालूम है। n का मान नहीं मालूम है तो n का मान कैसे निकालते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 110 प्लस n का मान नहीं मालूम, डी का मान 11, अंतिम पद दिया हुआ है 990। तो 990 माइनस 110 बराबर 11 इंटू 9 माइनस 11। 11 9 जा 11 9 और माइनस 11 1 जा 11। तो 990 में से 110 गया तो हमारा 0 से 0, 9 में से गया 8 और 9 में से गया 8 बराबर 11 n माइनस 11। इधर आएगा तो हो जाएगा 8
8 जीरो प्लस 11 बराबर 11n, या 198 गुना में है तो भाग में आएगा n। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 अठे 88, 11 कम 1, n का मान हमारा 81 आएगा। लेकिन यह भी प्रश्न बड़ा नहीं है, यानी 110 से लेकर 990 तक की जो संख्या है उनको जोड़ने पे कितना आ रहा बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि s n बराबर n/2 इंटू a प्लस l। s 81 की वैल्यू निकालनी है तो 81/2 इंटू 110 प्लस 990 होगा, या 81/2 इंटू 09110 इंटू 1100 आएगा। तो 81 भाग कीजिएगा तो 550 आएगा। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें 81 और हम 55 में गुणा करेंगे तो 55 एकम 55 के हाथ हाथ में 5, अब 55 अठे 440 और 445, यानी 44,550 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न, लेंदी प्रश्न जो टाइम ले, वैसे भी पीसी में पूछे गए थे। चलिए, ऑफ कोर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार से कार की दूरी ज्ञात करें। यह हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे हम। यह एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पर ये मान लीजिए हमारा ए, यह हुआ बी, यह हुआ सी, यहां पर एक कार है। क्या है? कार। यह क्या है? एक हमारा पास मीनार है। कह रहे हैं कि मीनार से देखने पर कार जो है उसका अवनमन कोण क्या डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो यह एकांतर कोण है, तो यह भी कितना होगा? 30 डिग्री। यदि यह 30 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। कंप्लीट। मीनार, यह जो मीनार बनी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर। पूछा है x का वैल्यू, यानी b से c की दूरी, मीनार से कार की दूरी क्या है? तो दो तरीका से बनेगा। पहले बताते हैं बेसिक से। तो क्या होता है? इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 150/x, यानी कि लंब बटा आधार कौन से फॉर्मूले में आते हैं? तो 10 का फॉर्मूला आता है। 10 में होता है लंब बटा आधार। यदि लंब बटा कौन दिया है तो साइन लिखते हैं। 10 इसलिए लिखे हैं कि 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। हमें क्या क्या मालूम है? लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है। यानी यही दो भुजा से हमको मतलब है। यानी यह दो भुजा किसका कोसाइन होता है देखेंगे। तो इन दोनों की भुजा की जो जया है उसका मान लिखते हैं। तो लंब और आधार जो भुजा है उनकी जया क्या होती है? 10 होती है। तो 10 30 बराबर 150/x। अब 10 30 की वैल्यू होती है कितनी? तो 1/√3 बराबर 150/x। यदि इसके बाइसियम करें तो x 1 जा x 150/√3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 150√3, जो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। यदि इसी प्रश्न को अगर हम शॉर्ट में बताएं तो देखिए, यह एक मीनार है, यह एक कार है, यहाँ 150 मीटर है, यहाँ कोण 30 डिग्री बन रहा है, यह अवनमन है। तो सिंपल होता है ट्रिक कि 30 के सामने के भुजा को बोलते हैं 1 और 60 के सामने की भुजा होती है √3। तो 1 का वैल्यू 150, तो √3 की वैल्यू होगी 150/3। इस प्रश्न का शॉर्ट आंसर 1 का वैल्यू होगा यदि 150 तो इसकी वैल्यू होगी 150/3।
ऐसे प्रश्न हम शॉर्ट में इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। यदि 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी? ये तो आसान सा प्रश्न है। कहने का मतलब है कि यह हमारा एक वर्ग है, तो इस वर्ग की जो है बी, सी और डी, यदि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है तो जो इसका एरिया है वह कितना दिया हुआ है? जो इसका एरिया है वह दिया हुआ है 24200, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 24200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है। यदि हम इसकी भुजा निकालें तो रूट अंदर 24200 होगा, यानी यदि हम इसको 10 बाहर निकाल दें तो 121 गुने 2 गुने 100 इसका गुणनखंड हो सकता है। देखिए तो 121 दूना 242 इंटू 100। अब 121 का वर्गमूल कितना हुआ? 11। 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10। और 2 नहीं निकलेगा तो बाहर छोड़ देंगे, यानी 110 रूट 2 क्या हुई? भुजा हमारी हो गई। इस वर्ग की भुजा कितनी हुई? तो 110 रूट 2। पूछा है कि एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में, यानी यहाँ कितने समय में उसको पार कर लेगी, यानी हमको डायगोनल यानी विकर्ण निकालना है। तो डी बराबर होता है रूट 2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, तो रूट 2 गुने 110 रूट अंदर 2। अब रूट 4 इंटू 110, रूट 4 का वैल्यू होता है 2 गुने 110 बराबर 220 मीटर इसका विकर्ण हुआ। अब आएंगे प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 6.6 किलोमीटर, तो बदल देंगे इसको, बदल देंगे हम 6.6 गुने 1000 बाई 60 मिनट, यानी 660 मीटर जाती है कितने में? वो 60 मिनट में। तो 1 मिनट में वह 110, 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 110 मीटर वह पार कर लेती है। तो 220 मीटर को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 2 मिनट का समय उस महिला को पार करने में लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? 2 मिनट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? इसके लिए एक हम चित्र बनाएंगे समचतुर्भुज का। इसमें बोल रहा है कि एक इसका विकर्ण है, उस विकर्ण की लंबाई 20 cm है, यानी एक विकर्ण की लंबाई 20 cm है, तो यह कितना अनुपात में बांट जाएगी? 10-10 में। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, तो हम निकालेंगे समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है? 480 बराबर 1/2 गुने, एक जो विकर्ण है कितना हमारा है? 20, एक विकर्ण हमारा नहीं मालूम है। 2 से अगर काटेंगे तो 10 आएगा, 10 से काटेंगे तो कितना आएगा? 48। 48 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? D2। यानी इस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण कितना है? 48, यानी कि यह हाफ हाफ कितना हो गया? 24 भाग में बट गया। अब आपको मालूम है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है।
तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये हमारा मान लीजिए लंब हुआ, तो ये हमारा कितना हुआ? आधार हुआ। यानी एक ऐसा फिगर बन रहा है, यदि यह 90 डिग्री है तो यहाँ की क्या भुजा होगी? कर्ण। ये हो जाएगी लंब और ये क्या हो जाएगी? आधार। तो हम लगाएंगे ट्रिपलेट, यानी कि आप सबको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच का वैल्यू नहीं मालूम है, पी के वैल्यू कितना है? 10 स्क्वायर, आधार हमारा कितना है? 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 100 जोड़ 576। 24 का गुना करेंगे हम 2 बार तो 576 आ जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 676, एच बराबर रूट अंदर 676 बराबर 26, यानी हमारी एज की वैल्यू कितनी आई? 26, यानी इसका वैल्यू कितना? 26, 26, 26 और 26, यानी सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर। इतने ही लास्ट प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जो इस चैनल पर पहले बार आए हैं वो कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर कर देंगे। जो भी निजी शिक्षक इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने पड़ोसी विद्यालय या अन्य शिक्षकों से साझा करना चाहेंगे। अब कल से 50 प्रश्नों का एक सेट लाया जाएगा जिसमें सभी विषयों को समाहित करके रखा जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, सोशल साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये सभी प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो में लाया जाएगा। धन्यवाद।